हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड आपके सामने ही है अब, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का हमारा सेकंड पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं। तो इंग्लिश में बेसिकली है, बाकी हिंदी का तो पूरा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका, ठीक है। तो जो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया है, इसे पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम क्रॉप के टाइप पढ़ने वाले हैं वो 3 कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा फूड क्रॉप, ठीक है, जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, वीट, ठीक है, जो आप अपने नोट्स में लिखोगे, राइस चावल यानी कि, मेज़ मक्का, पल्सेस दालें और ऑयल सीड्स, ठीक है, ये सारे फूड क्रॉप हैं आपके। इसके अलावा अगर हम कैश क्रॉप की बात करें तो कैश क्रॉप मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, कैश का मतलब होता है पैसे, ठीक है। यानी कि ऐसी फसलें जो हम बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं वो कैश क्रॉप होता है। तो कैश क्रॉप में क्या क्या आएगा आपका, टी आएगा, चाय जो हम सभी सुबह पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया और कॉटन हो गया। तो ये आपके कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो हमें पढ़ना है हमें हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं और फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी अभी मैंने आपको बताई है, फूड क्रॉप, ठीक है, जो आप लिखोगे अपने नोट्स में, कैश क्रॉप, और लास्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी कल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। अब चलो, अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फार्मिंग प्रोसेस। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक जो है हमने अपने नोट्स में कवर करा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें खेती करना है तो प्लफिंग करना होगा। प्लफिंग का मतलब होता है खेत की जुताई, ठीक है, मतलब कि जो मिट्टी है और नीचे के ऊपर करना और ऊपर के नीचे करना, प्लफिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा सोइंग मतलब बीज डालना, जब मिट्टी ढीली हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी तो उसके अंदर बीज डाला जाएगा। इसके बाद थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी डालना, ठीक है। पानी डालने के बाद जो एक्स्ट्रा पौधे निकल जाते हैं खेतों में, जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, तो वीडिंग करना होगा हमें। वीडिंग का मतलब जो एक्स्ट्रा पौधे निकल गए हैं, यानी अनवांटेड जो फसलें हैं जो हमें नहीं चाहिए उनको हम हटाएंगे, ठीक है। तो उन्हें मैनुअली भी हटाया जा सकता है और केमिकल यूज़ करके भी हटाया जा सकता है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो आपका होगा मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद डालना, ठीक है। इसके बाद जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो उनमें जो भी कीड़े वगैरह लग गए हैं उनको हटाने के लिए हम स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का, ताकि जो कीड़े हैं वो ना लगे, ठीक है। अब इतना करते हुए जो जब फसल बड़ी हो जाती है तो हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है, मतलब कटाई, ठीक है। उसके बाद थ्रेसिंग होता है, मतलब भूसा अलग करना और अनाज अलग करना। और जब भूसा और अनाज दोनों अलग हो गया तो अगला स्टेप जो होगा वो हमें ग्रेन मिल जाएगा, और ग्रेन का हम क्या कर लेंगे, स्टोरेज कर लेंगे, यानी कि उसे हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम मेजर क्रॉप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 4 मार्क्स में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन पूछा जा सकता है वो मेजर यही है आपका, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टी, कॉटन और जूट, ठीक है। तो इनमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, एक तो व्हीट और राइस आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। शुगर केन, कॉटन, ये तो आपको अच्छे से याद करना ही है, ठीक है। अब अगर वन बाय वन इन्हें हम कवर करें तो सबसे पहले अगर हम राइस की बात करें तो राइस बोया जाता है जून और जुलाई में, ठीक है। और इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। अगर इसके टेम्परेचर कितना चाहिए हमें, 25 डिग्री से अबव चाहिए, और एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए हमें, 100 सेंटीमीटर से ऊपर। इसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो कि चावल उगाते हैं वो वेस्ट बंगाल है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा भी है, ठीक है। तो अब अगर हम वीट की बात करें,
तो व्हीट जो है उसको बोया जाता है नवंबर से दिसंबर में, और जो उसको काटा जाता है वो अप्रैल से मई में काटा जाता है, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, लगभग 21 से 24 सेंटीमीटर, सॉरी 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कितनी बारिश चाहिए, 70 से 75, यानी राइस के कंपैरिजन में कम, ठीक है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो चावल होता है, मतलब राइस होता है, उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, मतलब पानी बहुत रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा मेज़ जो है, मेज़ यानी मक्का, जून और जुलाई में उसको बोया जाता है, ठीक है। उसकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में होती है, और जो टेम्परेचर चाहिए हमें वो कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बारिश की ज़रूरत होती है हमें 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की हम बात करें तो मक्का कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इन स्टेट्स में बोया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर केन, जो कि जनवरी से मार्च के बीच में उसको बोया जाता है। उसकी हार्वेस्टिंग होती है दिसंबर से मार्च के बीच में, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे होता है, इसलिए ये इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और टेम्परेचर हमें चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और बारिश की ज़रूरत कितनी होगी, 75 से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कौन से स्टेट में इसको ज़्यादा उगाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये स्टेट्स हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टी की, जो मॉर्निंग ड्रिंक है हमारा, बीवर्जेस भी बोलते हैं, वर्जेस, ठीक है। तो बीवर्जेस जब भी बोलेंगे तो आपको टी और कॉफ़ी दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो चाय उगाई जाती है वो अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। इसकी हार्वेस्टिंग एवरी 12 डेज में हो सकता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर ज़रूरत है वो कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बारिश 150 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और बारिश भी कैसे चाहिए, हल्की, ठीक है। यानी तेज़ अगर बारिश होगी तो उसके पत्ते ख़राब हो सकते हैं, जैसे फाउंटेन मतलब फुवारा होता है ना, वैसे हल्की बारिश चाहिए होती है ताकि जो पत्ते हैं इसके हरे बने रहें, ठीक है। और जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम, आप याद रखोगे, 100% इम्पॉर्टेंट स्टेट है ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है, और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो असम तो आपको याद ही रखना है, असम का दार्जिलिंग एरिया, ठीक है। तो आप दार्जिलिंग नहीं तो असम याद रखिए। अब अगर हम कॉटन की बात करें तो डिफर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो कॉटन बोया जाता है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे बोया जाता है, ठीक है। सेम हार्वेस्टिंग भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरियाज में किया जाता है। और जो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। और कौन कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। ये स्टेट्स हैं जहाँ पर इनको उगाया जाता है। अब अगर हम जूट की बात करें तो जूट जो है वो बोया जाता है फरवरी में, ठीक है। अब मार्च में अपलैंड पे और फरवरी में लोलैंड्स पे। इसकी हार्वेस्टिंग होती है जुलाई से अक्टूबर में, और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। रेनफॉल 160 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और कौन कौन सा स्टेट है जो इसको प्रोड्यूस करता है, तो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार, ठीक है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट की खेती जो है वो की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ से एक बात याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर आपका जूट ही होता है, इसका कलर गोल्डन होता है इसलिए इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ठीक है, यानी सुनहरा रेशा। इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी जो 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो हम इस अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। इसका मतलब क्या है कि जो चावल उगाया जाता है पंजाब और हरियाणा में, वो खाने के लिए नहीं, वो बेचने के पर्पज़ से उगाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर इसको खाने के पर्पज़ से उगाया जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या है, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया लैंड, ठीक है। यानी कि
जो प्लांटेशन है वो कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। मतलब जो भी प्लांटेशन से हम उगाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है चाय हो गया, केला हो गया, काजू हो गया, इन सब चीज़ों को जब हम उगाते हैं प्लांटेशन से, तो उसका जो मेन पर्पस है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, हम उसे मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे की जाएगी कि एक सिंगल लैंड होता है, उसके ऊपर एक सिंगल क्रॉप जो है वो उगाया जाता है। तो उस तरह का जो प्लांटेशन होता है, जो क्रॉप होता है, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया, टी हो गया, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, राइस इज अ स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। यानी कि भारत में चावल जो है वो दूसरा मुख्य आहार है, मतलब जिन्हें हम खाते हैं गेहूं के बाद, ठीक है। और चाइना में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चावल जो है वो उगाया जाता है, मतलब राइस उगाया जाता है। In the state like Assam, West Bengal, Odisha, three crops of a paddy are grown in a year. These are ओस, अमन एंड बोरो, ठीक है। यानी असम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में जो है वो पैडी क्रॉप्स के 3 वैरायटीज़ जो है वो उगाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ओस, अमन और बोरो। 6 पॉइंट है, वीट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोल क्रॉप। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्दर्न एंड द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यानी कि जो वीट है वो नॉर्थ इंडिया में जो है वो ज़्यादा खाया जाता है, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में भी ज़्यादा इसे खाया जाता है, ठीक है। मेज इज़ अ क्रॉप विच यूज बोथ एज अ फूड एंड अ फॉडर, ठीक है। यानी मक्का जो है वो हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और चारा, फॉडर मतलब गाय भैंस को जो चारा दिया जाता है ना, उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी आर दी इम्पोर्टेंट माइल्ड्स ग्रोन इन इंडिया। दो दीज आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। यानी ज्वार, बाजरा, रागी जो है वो मोटा अनाज, माल्ट मतलब मोटा अनाज है, जो कि इंडिया में उगाया जाता है। और इसका जो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आजकल गवर्नमेंट जो है वो मोटा अनाज को, यानी ज्वार, बाजरा, रागी को प्रमोट भी कर रही है कि अपने डाइट में आप इनको लो, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम और भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड द प्रोडक्शन, ठीक है। यानी ज्वार जो है वो गेहूं चावल के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा ऐसा क्रॉप है जो खाने के पर्पज से यूज़ होता है, ठीक है। और उन एरियाज में यूज़ होता है जहाँ पर इसे उगाया जाता है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा दालें उगाई जाती हैं, पल्सेस उगाया जाता है, और उसका कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा इंडिया में होता है, ठीक है। और हमें पता भी है कि दाल में प्रोटीन होता है, जो कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। सॉरी, जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, सॉरी, ठीक है। यानी जो वेजिटेरियन है वो लोग दाल को एज अ प्रोटीन का सोर्स लेते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में, और सेकेंड नंबर पे इंडिया में, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं, एक तो राइस और शुगर केन, इन दोनों ही मामलों में भारत जो है वो नंबर 2 पे आता है, ठीक है। जबकि राइस सबसे ज़्यादा उगता है चाइना में और गन्ना सबसे ज़्यादा उगता है ब्राज़ील में, ठीक है। ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, चाइना में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट उगाया जाता है, इंडिया में सेकेंड नंबर पे। एंड अगर हम रैपिस की बात रैपसीड्स की बात करें, उसका प्रोडक्शन
कनाडा में नंबर 1 पे होता है, चाइना 2 पे और भारत में तीसरे नंबर पे होता है, ठीक है। इसके अलावा 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया चाइना जो है नंबर 1 पे है और इंडिया जो है नंबर 2 पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, यानी कि चाय के उत्पादन में, ठीक है। 2013 के अकॉर्डिंग इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, चाइना में उगाया जाता है और इंडिया नंबर 2 पे आता है। क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक ही लैंड के ऊपर जब अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती है, मतलब रोटेट करके, जैसे एक बार गेहूँ उगा दिया, एक बार दाल उगा दिया, एक बार चावल उगा दिया, एक बार फिर से दाल उगा दिया, तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। रोटेट मतलब घूमना होता है ना वैसे भी, तो उस तरीके से जब एक ही ज़मीन पर अलग अलग टाइप की फसलों को उगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अगला टॉपिक हमारा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, शिफ्ट कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, फार्मर जो है एक बड़े से लैंड को जो है वो क्लियर करते हैं, मतलब उस पर जो भी घास झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं उन्हें काट करके उन्हें जलाया जाता है, जला करके उसके राख को खेत में ही दबा दिया जाता है या छिड़क दिया जाता है, क्योंकि वो खाद का काम करती है, ठीक है। उसके बाद उस ज़मीन पर खेती की जाती है, कुछ सालों तक उस पर खेती की जाती है, उसके बाद फिर उस जगह को खाली छोड़ करके नई जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर नई जगह पर जाएंगे तो सेम प्रोसेस होगा कि वहाँ पर जो भी घास झाड़ियाँ होगी उन्हें काटा जाएगा, जलाया जाएगा, उसके राख को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फार्मिंग होती है उसे हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। नेम ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी इंडिया में स्लैश एंड बर्न को क्या क्या नाम से बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश में से बेवार और धैया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू एंड पेंडा बोलते हैं, उड़ीसा में पामे और कोमन और बिरंगा बोलते हैं, वेस्टर्न घाट में से कुमारी बोलते हैं, साउदर्न ईस्टर्न राजस्थान में से वालरे और वेठरे बोलते हैं, हिमालयन बेल्ट में से खील बोलते हैं, झारखंड में से कुरुआ बोलते हैं और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में से झूम खेती बोलते हैं, यानी झूम कृषि बोलते हैं, झूम फार्मिंग बोलते हैं, जो भी आप बोलो। मणिपुर में से पामलू बोलते हैं और अंडमान एंड निकोबार में से दीपा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, जो 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में यानी दुनिया में से और क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में से मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुएला में से कोनुको बोलते हैं और ब्राज़ील, ये ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील में इसको बोलते हैं रोको, ये ब्राज़ील है। सेंट्रल अफ्रीका में से मासोले बोलते हैं, इंडोनेशिया में से लदांग बोलते हैं और वियतनाम में से रे बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाइट रेवोल्यूशन क्या है। तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही वाइट रेवोल्यूशन है। तो वाइट रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या है, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया गया था, उसी को वाइट रेवोल्यूशन बोला गया, ठीक है। नहीं, वाइट मिल्क वाइट होता है ना, तो इसे हमें क्या बनाना है, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए जो भी मेथड यूज़ होगा उसे क्या बोला जाएगा, मतलब जो भी मॉडर्न टेक्निक हमने यूज़ करा है उस टाइम पीरियड को ही बोला गया वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। ग्रीन रेवोल्यूशन based on the use of HYV seeds, modern technology, fertilizer, pesticides, insecticides to increase the production, especially wheat production, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मेथड था जिसमें हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया, ताकि जो व्हीट और राइस है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। हालांकि इसे शुरू तो इस पर्पज़ से किया गया था कि ओवरऑल सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, बट बढ़ा केवल किसका, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ही बढ़ पाया इससे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जूट इज़ नोन एज दी गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि इसका कलर गोल्डन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो यानी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का पूरा का एक चैप्टर है जो कि इकोनॉमिक्स में है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द इंडियन फार्मर्स माइट हैव टू फोर्स मच अनस्टेबल प्राइसेस फॉर दीज प्रोडक्ट फ्लक्चुएटेड लार्जली ऑन द ईयर टू ईयर बेसिस, ठीक है। यानी कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो मार्केट है वो अनसर्टेन हो गया, मतलब कभी भी कीमत बढ़ती है, कभी भी घटती है, और मोस्टली तो कीमत बढ़ती ही है, ठीक है। तो ऐसे में जो फार्मर्स हैं उनको कई बार, जैसे मान लो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन मार्केट में प्राइस कम हो गया उसका, तो उन्हें लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मार्केट जो है अब क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, यानी कि पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उन्हें बहुत डर लगता है, अनसर्टेन होते हैं वो कि हम क्या करें, क्या होगा है, क्या नहीं होगा है, ठीक है। इसके अलावा द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल डिपेंड ऑन व्हाट पॉलिसीज अदर कंट्रीज फॉलोज, ठीक है। यानी कि अगर हम जो भी उगा रहे हैं, अगर उन्हें हम दूसरे देश में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस कंट्री की पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है। तो और हर एक कंट्री का अपना एक पॉलिसी होता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप होते हैं उनके प्राइसेज जो हैं वो अफेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैव बीन लिबरलाइज्ड, ठीक है। यानी कि पहले जैसे कि इंडिया में बेसिकली लिबरलाइजेशन नहीं था, जो 1991 में हुआ लिबरलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब जो प्राइसेस हैं या जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है लिबरलाइजेशन की वजह से। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद द प्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, ठीक है। जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें हमें मिल रही हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी की क्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो भारत के लिए यानी इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए, जिंदा रहने के लिए 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। चाहे वो खेती कर रहे हैं, चाहे वो खेती में जो भी चीज़ें उगाई जा रही हैं उसका वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये रोजगार देता है लोगों को। इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, ठीक है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, वो कहाँ पर उगाया जाता है, खेतों में ही उगाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस सेवरल रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे चीनी बनाना है तो गन्ना खेतों से मिलता है, कपड़े बनाने तो कॉटन, ठीक है, सब खेतों से मिलता है। इसके अलावा इट अकाउंट्स फॉर 26% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इस जीडीपी में यानी नेशनल इनकम में 26% जो है वो एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग बेसिकली होता क्या है, सॉरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो नेचुरल यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि हम खाद का इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है।